ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत प्रोग्राम हिफ्ज़ान सेहत। हिफ्ज़ान सेहत ये प्रोग्राम लेकर आपका मेज़बान नईम हाजिर खिदमत है। आप तमाम सामीन को मेरा आदाब। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में कुछ ऐसे मौजू लेकर आते हैं जो आपके लिए बहुत मुफीद होते हैं, और हमारे एक्सपर्ट्स बहुत सी ऐसी बातें आपको बताते हैं जिनसे आप पहले से वाकिफ़ नहीं होते, और हमारा मकसद यही है कि उन परेशानियों, उन बीमारियों से आपको मुतारुफ़ कराएं ताकि आप आने वाले वक्त में उनसे परेशान ना हों। आज का जो मौजू है, जिस मौजू पे हम बात करेंगे, वो है नाक, कान और गले की आम बीमारियां। इस मौजू के हवाले से बातचीत करने के लिए हमारे एक्सपर्ट हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर शशांक सौरभ, आप सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली में ENT स्पेशलिस्ट हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर शशांक सौरभ, इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है, आपका वेलकम है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शशांक, जैसे ही मौसम तब्दील होता है, आमतौर पे कुछ ऐसी बीमारियां लाहक होती हैं जिनसे हर दूसरा या तीसरा शख्स दो चार होता है। मौसम में तब्दीली होने के साथ साथ गर्मी से एकदम सर्दी का मौसम, बारिश से एकदम सर्दी में जाना, ये जो तब्दीलियां मौसम की होती हैं, अक्सर देखा गया है कि छींकें आना या एलर्जी हो जाना, इस तरह की जो दुश्वारियां आती हैं वो किस वजह से होती हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है? जैसे मौसम बदलता है अभी, खासकर जब अभी गर्मी से हम बारिश का मौसम आया या ठंड के बाद जो बसंत ऋतु आती है, उस टाइम पे जी, इस टाइम पे क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स बढ़ते हैं एनवायरनमेंट में जी, और उसके वजह से जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम होती है वो एलर्जी की प्रॉब्लम समस्या बढ़ जाती है। अच्छा। इसमें जो लोगों को तकलीफ होती है वो बार बार छींके आना, जैसा आपने बताया, नाक बंद होना, नाक बहना, जी, ये सब दिक्कतें होती है। साथ में खारिश होना, खुजली की समस्या नाक के ऊपर, आंखों में, ये दिक्कतें होती हैं। ये बेसिकली एलर्जिक राइनाइटिस है और ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, समस्या है। WHO के डेटा के अकॉर्डिंग जो एलर्जी की समस्या है, ये लगभग 25% लोगों को पूरे वर्ल्ड में अफेक्ट करती है। अच्छा। इतना ज़्यादा इसका प्रेवलेंस है। एंड इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पिछले 30 साल में देखा गया कि इसकी जो प्रॉब्लम है ये और बढ़ते जा रही है। तो प्रोबेबली, और एक अंदाजा है कि 2030 तक ये लगभग 30 से 35% पूरे वर्ल्ड वाइड लोगों को इन्वॉल्व कर लेगी। लेकिन ये जो परेशानी बढ़ रही है राइनाइटिस की, आपने कहा जो एलर्जी है, हाँ तो जी। इसकी क्या वजूहात हैं? कारण इसका अगर जाएं तो इस मौसम में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स शेडिंग होती है। जी। पॉलन ग्रेन्स में इस पेड़ के जो होते हैं, प्रेसिपिटेट होते हैं कण, जिनसे जो नॉर्मली पॉलन्स बनते हैं वो बढ़ जाते हैं इस टाइम पे। फूल वगैरह का सीजन है तो पॉलन्स बढ़ते हैं। सेकेंड थिंग, हाउस डस्ट माइट एक प्रॉब्लम है जी। घर में। डस्ट माइट का कई सारे जीवाणु होते हैं जो दिखते नहीं है हमें जी। बारिश का सीजन आने के कारण फंगल एलिमेंट्स बढ़ते हैं जो दिखते नहीं है, छोटे छोटे कण। उसने जिनको एलर्जी होती है, प्रीडिस्पोज्ड होते हैं, उनमें ये समस्या फिर बाहर आने लग जाती है। और जो पहले से ही एलर्जिक होते हैं उनके लिए और परेशानी बढ़ जाती है। हाँ, मेन दिक्कत ये है जो प्रीडिस्पोज्ड इंडिविजुअल है, जिनको पहले से समस्या है जी, उनको ये दिक्कतें ज़्यादा आती हैं। एक जो बड़ी कॉमन परेशानी है आज के दौर में, चूँकि अब ये देखिए इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, लैपटॉप, मोबाइल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ख़ास तौर पे जो हेडफोन है उसका इस्तेमाल बहुत होता है, और जो छोटे बच्चे हैं अक्सर देखा जाता है कि वो भी काफ़ी इस्तेमाल करते हैं इसका। तो इससे क्या नुकसान हमारी समाज पे या हमारे सुनने की ताकत पे पड़ता है? प्रोलॉन्ग यूज़ अगर हेडफोन का हम करते हैं तो कहीं ना कहीं ये नर्व डैमेज होता है, हमारा जो सुनने का नर्व है जी, वो कमज़ोर होते जाती है उससे। 80 डेसिबल से ज़्यादा अगर प्रोलॉन्ग यूज़ होता है 4 घंटे से ज़्यादा, तो नर्व को ट्रॉमा होता है। और 120 डेसिबल बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड, हाई इंटेंसिटी का साउंड, उस पर इवन अ सिंगल एक्सपोजर इज मोर देन सफिशिएंट डैमेज करने के लिए नर्व को। अच्छा। ये नर्व अब डैमेज तो हो रहा है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल ये पता करना फर्स्ट इंस्टेंस में थोड़ा डिफिकल्ट मुश्किल होता है जी। विद टाइम कई बार होता है कि नर्व वापस रिकवर हो जाए, कई बार होता है ना हो पाए। तो बेहतर तो होगा जितना कम से कम हम इस्तेमाल करें हेडफोन। अगर यूज भी करना हो तो कम से कम ड्यूरेशन के लिए करें, हम समय कम कर, अवधि कम कर सकते हैं इनके यूज को।
मतलब कम वक्त के लिए इस्तेमाल कम करें। वक्त के लिए बिल्कुल। जी, ज़्यादा इस्तेमाल उसका ना करें। और उसी में ये भी देखा जाता है कि कई बार जो सुनने की ताकत है वो हेयरिंग लॉस भी होने लगता है, हाँ जी, या बिल्कुल। काफ़ी हद तक हो जाता है। हाँ जी। तो क्या उससे किस तरह से बचा जा सकता है? एक तो आपने कहा कि कम इस्तेमाल करें इन डिवाइसेस का, लेकिन उसके अलावा अगर किसी को ऐसा हो जाता है तब उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? हर इंसान अलग अलग है, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स इसके अलग है। जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, लाइक जी। डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या फिर जो खून पतला करने की दवाइयाँ खा रहे हैं, या जिनको अच्छा। स्टेंट लगा है, जी जी। ऑपरेट हुए हैं, कैंसर के पेशेंट्स, रेडियोथेरेपी जिनकी हुई है, कीमोथेरेपी हुई है, इन पेशेंट्स में ये ज़्यादा हाई रिस्क ग्रुप है। इनमें थोड़ा एक्सपोजर भी आपके इन प्रॉब्लम को और एग्रेवेट करेगा, आपकी हियरिंग लॉस ज़्यादा तेजी से डेटोरेट होगी। जी। बाकी नॉर्मल इंडिविजुअल उनमें ये स्लोली प्रोग्रेस करेगा। बस अगर हम ड्यूरेशन का ख्याल रखें और हाई इंटेंसिटी पे ना सुने, जी। तो धीरे धीरे बचने का जैसा उपाय पे अगर हम आए तो कम से कम यूज करें, अननेसेसरी लेट तेज आवाजों में ना जी। रहें, वॉल्यूम कम रखें। वॉल्यूम कम रखें। एग्जैक्टली कुछ लोगों का ऑक्यूपेशन ही होता है, व्यवसाय देखिए तो जिनको तेज आवाजों में काम करना है, जी। उनके लिए अब जैसे कॉल सेंटर्स में लोग काम करते बिल्कुल, हैं, उनकी अक्सर तो वो रोजी बहुत रोटी है। ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हेडफोन Exactly. का, ईयरफोन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। इसमें आप थोड़ा एक चीज कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंट इंटरवल पे टेक अ ब्रेक। थोड़ा देर जी। आपने बात किया, फिर थोड़ी देर के लिए आप 5-10 मिनट भी आप देंगे तो नर्व रिकवर हो जाता है। जी। इसके अलावा अगर हम दवाइयों पे आए तो देयर आर सम एंटीऑक्सीडेंट्स, सम मल्टीविटामिन्स, जी। जिनका प्रोफाइलैक्सिस ज्यादा रोल नहीं है। लाइक हम उनको ले करके बचाव नहीं कर सकते, लेकिन अगर जी। आपकी प्रॉब्लम अगर स्टार्ट हो गई, उसको आगे बढ़ने से हम रोका जा सकते हैं। अच्छा। एग्रीवेट होने से रोक सकते हैं, लेकिन प्रोफाइलैक्टिकली वी कैन नॉट डू मच। सबसे बेहतर तरीका ये है कि कम वक्त के लिए इस्तेमाल करें, और अगर आपका की मजबूरी है, आपका प्रोफेशन या आपका काम इस तरह का है, तो आप बीच बीच में थोड़ा सा वक्फा लेते रहें और ब्रेक लेकर अपने कानों को थोड़ा सा रेस्ट देते रहें। इससे आपके नर्व थोड़ी रिजुविनेट हो जाएगी, फिर से जी। तैयार हो जाएगी आगे काम करने के लिए। तो जैसा कि आपने कहा कि मल्टीविटामिन्स का भी कोई बहुत खास रोल नहीं है। प्रोफाइलैक्टिकली लाइक होने से रोकना, शायद रोकथाम संभव नहीं है। अच्छा, ये तो बात हुई हेयरिंग लॉस की या क़ुव्वत समात में कमी की, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ जो है हमारी जो क़ुव्वत समात है वो कम हो जाती है। हाँ जी। तो उसमें हेयरिंग एड का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या कोई भी हेयरिंग एड इस्तेमाल कर सकता है, या उसके लिए बाकायदा कोई जांच होगी फिर उसके बाद हेयरिंग एड का इस्तेमाल किया जाए? क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो ओल्ड एज हियरिंग लॉस है, दिस प्रेस्बाइक्यूसिस टर्म है इसके लिए। ये ओल्ड एज में विद टाइम नर्व्स धीरे धीरे डिजेनरेट होने लग जाती हैं। जी। अब कितना परसेंटेज हियरिंग लॉस है, इसके लिए एक टेस्ट होता है, सुनाई की जांच होती है, प्योर टोन ऑडियोमेट्री। वो कराने के बाद आपको कौन सी मशीन, मार्केट में कई तरह की मशीन अवेलेबल है सुनाई देने की। काफी पहले आती थी, बड़ी बड़ी मशीनें आती थी जो उसमें सेल लगाकर उनको पॉकेट में रख लिया पॉकेट में रखते थे, बॉडी वॉर्न टाइप। विद टाइम जैसे साइंस ने एडवांस किया है, मशीन छोटी छोटी होती गई है। अभी इन द कैनाल अभी आईटीसी हियरिंग एड आ रही है जी, कंप्लीटली इन कैनाल, उससे भी छोटी छोटी डिवाइसेस आ गई हैं। पता भी नहीं चलता वो जिस तरह से कान में लगा दिया, कान के अंदर भी चली जाती है जी, दिखती भी नहीं है। इवन जो बिहाइंड द ईयर हियरिंग एड है उनका भी कलर अब कॉस्मेटिक पर्पस से आपके स्किन कलर का हो गया, और बहुत छोटे साइज में होती हैं, साइजेस छोटे हो गए हैं। लेकिन हर मशीन हर बंदे को सूट नहीं करेगी, हर इंडिविजुअल को नहीं। बेस्ट पता करने के लिए हियरिंग टेस्ट होगा, प्योर टोन ऑडियोमेट्री, उसके अकॉर्डिंग वी कैन डिसाइड कौन सी मशीन सूट करेगी आपको। तो कहने का मकसद डॉक्टर शशांक आपका ये है कि अगर हेयरिंग एड आपको इस्तेमाल करनी है तो उसके लिए पहले आप डॉक्टर से सलाह मशवरा करें, और वो आपके हिसाब से आपको बताएंगे कि आपको किस डिवाइस की ज़रूरत है। हाँ जी, बजाय इसके कि आप मार्केट जाएं, वहाँ से वो डिवाइस खरीद लिया आपने, उसका इस्तेमाल किया, बजाय फ़ायदा होने के नुकसान और हो सकता है। चूँकि बात आप अभी कुछ देर पहले कर रहे थे एलर्जी की, नाक में अक्सर जो एलर्जी हो जाती है, नाक से पानी आना, छींके आना, इसी में कई बार लोग कहते हैं कि नाक जो है हमारी थोड़ा सा, वो नाक की जो हड्डी है वो टेढ़ी हो गई है। तो वो क्या प्रॉब्लम होती है, क्या परेशानी होती है, उसका क्या इलाज है? नाक की हड्डी जो टेढ़ी है, डेविएटेड नेजल सेप्टम टर्म है इसका मेडिकल में, डीएनएस शॉर्ट में बोले तो दिस इज बेसिकली डेवलपमेंटल एनोमली। जो हमारा शरीर का जब विकास हो रहा था माँ के पेट में, उस टाइम ये बना है। दूसरा एक्वायर्ड कंडीशन हो सकता है, लाइक बचपन में कोई चोट लगी है, बड़े में कोई चोट लगी है, इसकी वजह से नाक की हड्डी टेढ़ी हो सकती है जी। तो
टेढ़ी होने के कारण क्या होगा, हम एलर्जी की या फिर किसी भी दवाइयाँ कई तरह की दवाइयाँ एलर्जी में होती है जो हम नाक के रास्ते देते हैं जी। इन दवाइयों का एक्सपोजर अच्छे से नहीं होगा, मतलब इन दवाइयाँ अच्छे से डिस्पर्स नहीं हो पाएगी, वहाँ पे नाक के अंदर जा नहीं पाएगी, क्योंकि रुकावट पैदा हो जाती है। बिल्कुल, एक तरफ काफी टेढ़ी होने के कारण रुकावट हो जाती है। चूंकि बात यहाँ पर निकली है, दवा जो है वो प्रॉपरली नहीं जा पाती नाक के अंदर। हाँ जी। कुछ ऐसा भी देखा जाता है कि क्या ऐसे लोगों को खर्राटे भी आते हैं? ना, सांस लेने में दिक्कत होती है, स्नोरिंग की समस्या, जी। खर्राटे की समस्या होती है। अगला एक डीएनएस की वजह से फिर आपको अस्थमा की दिक्कत जी ये भी हो सकती है आगे, क्योंकि सांस कम जाएगा तो अस्थमा की भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि एलर्जी के वजह से फिर एजमा होने लग जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस सांस लेने के में दमे दिक्कत की होती है। बीमारी कहा जाता है। हाँ जी। और दूसरा एक और चीज लाइक डीएनएस की वजह से अगर सांस कम जाती है एक तरफ से, आपको सांस लेने की दिक्कत हो सकती है, ये प्रॉब्लम रात में और बढ़ जाती है, जी। खर्राटे आएंगे आपको, ये सब समस्या होती है। इन स्थिति में अगर ऐसा होता है तो फिर इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन है। ऑपरेशन है। डीएनएस का इलाज सिर्फ ऑपरेशन है, इन दवाइयों से बिल्कुल ठीक नहीं होता है। तो ये तो आपने बताया कि डीएनएस जो है उसका इलाज ऑपरेशन है, लेकिन खर्राटों की अगर बात की जाए तो किस तरह से इनसे बचा जा सकता है या इनसे किस तरह का नुकसान किसी को हो सकता है? खर्राटे बिल्कुल भी सही नहीं है, लाइक जी। आगे चल के फिर ये ओएसए, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाता है, जी। जो अकेले में बहुत सारी बीमारियों का मिश्रण है। ओएसए की वजह से आगे चल के आपको हार्ट फेलियर की समस्या, हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा। और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ नो डाउट बहुत ही हैम्पर होगी, बहुत ही खराब हो जाएगी। जी। तो जैसे कभी किसी को अगर खर्राटा आता है तो उस वक्त फौरी तौर पे क्या करना चाहिए? क्योंकि ये आमतौर पे ये समझा जाता है कि ये कोई बीमारी नहीं है और हर तीसरे चौथे शख्स को ये परेशानी हो जाती है खर्राटे की। तो पहली बात तो ये कि इसको भी हमें नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। लेकिन अचानक जैसे कि अब हम देखते हैं किसी को खर्राटा आता है, हमारे बराबर में कोई सो रहा है, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? खर्राटों का एक कारण हो सकता है कि नाक बंद हो सोते वक्त। अगर नाक बंद हो जाए आपकी, सेकेंड थिंग एयरवे कहीं भी ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा हो, लाइक एक्सेसिव वेट, जी। इसके वजह से क्या होता है, फैट डिपोजिशन हो जाता है आपके फेरिंग्स एरिया में, जो कॉमन पाथवे एयर और खाने का, अगर उनमें होता है तो कहीं ना कहीं एयरवे आपका नैरोइंग और ल्यूमेन नैरो हो रहा है जी। इसके वजह से ये प्रॉब्लम होती है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है खर्राटों के लिए, बेहतर है कि आप अपना वजन कम करें, वेट रिडक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वजन ना बढ़ने दें। वजन ना बढ़ने दें। सेकंड, कंट्रोलिंग लाइफस्टाइल चेंज करना, कॉफी कैफीन का इंटेक कम कर देना चाहिए, कैफीन का इंटेक कम करें, चाय कॉफी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, एरिएटेड ड्रिंक्स, इनका प्रयोग कम से कम करें। एंटी रिफ्लक्स, एसिडिटी की समस्या कम करनी है आपको। अच्छा। तेल मसाले वाली चीजें थोड़ी कम करें अपने डाइट में, अगर हो सके तो बिल्कुल भी अवॉइड करना, अगर संभव हो पाए तो करें। उसके बाद अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि खर्राटों से आपकी नींद अचानक खुल जा रही है, नींद पूरी नहीं हो पा रही है, चलते चलते आप रोड पे, मतलब ड्राइव करते करते अगर आप सो जा रहे हैं, मीटिंग में बैठे हैं तो सो जा रहे हैं, ये वार्निंग साइंस है। इस कंडीशन में आपको तुरंत किसी स्लीप डॉक्टर, जो बेसिकली पल्मोलॉजिस्ट देखते हैं और ईएनटी का भी डोमेन है जी, इनको दिखाना है। एक स्लीप स्टडी होती है, स्लीप स्टडी करानी चाहिए, उसमें आपका स्लीप कितना डिसऑर्डर्ड है उस पर पता चलेगा। अगर कोई एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटी आती है, जैसे नाक की हड्डी टेढ़ी हुई हो, टॉन्सिल बड़े हो, पॉलिप्स की वजह से भी ऐसा हो सकता है, कई बार नाक में बिल्कुल नाक किसी भी कारण से बंद हो, एलर्जी की वजह से हो, पॉलिप की वजह से हो, साइनोसाइटिस की समस्या हो, इन सब कंडीशन में, या फिर टॉन्सिल्स बढ़े हो, नाक के पीछे मांस होता है, एडिनॉइड्स बढ़े हो, फैट डिपोजिशन हो पैलेट में, टॉन्सिल्स में, फेरिंग्स में, लेटरल फेरिंजियल वॉल में जी, इन सब के कंडीशन में ऑपरेट करना एक ऑप्शन है जी, ऑपरेशन के लिए जा सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन सीपैप मेडिसिन या जी, ऑक्सीजन का एक सीपैप होता है, उसके लिए आप जा सकते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट। और अच्छा। एक और मैंने बताया आपको, जो बेसिकली सब में है, वेट रिडक्शन, ये सबसे अच्छा है। वजन कम करना, वजन कम करना, आपको लाइफस्टाइल चेंज करना, कैफीन प्रोडक्ट्स को कम करना, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कम करना, खास तौर पे ग़िज़ा की तरफ जो तवज्जो देनी है। कुछ फैटी और फ्राइड चीज़ें जो हैं, बिल्कुल तली भुनी चीज़ें, मिर्च मसाले, ये कम से कम इस्तेमाल करें। और जैसे अभी जो बात अधूरी सी रह गई थी कि अगर आपके बराबर में कोई खर्राटे ले रहा है तो कहते हैं कि उसको थोड़ा सा हिला देना चाहिए
ताकि वो कुछ देर के लिए नॉर्मल हो जाए। और ये देखा भी जाता है कि जब हम उस शख्स को हिला देते हैं तो कुछ देर के लिए खर्राटे बंद हो जाते हैं। तो क्या ऐसा करना सही है? हाँ, इससे क्या होगा, बेसिकली जो भी कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था, आपने अगर सामने वाले पर्सन को थोड़ा हिलाया तो ऑब्स्ट्रक्शन थोड़ा ओवरकम हो जाता है। सेकेंड थिंग, आप जो रेम नॉन रेम स्लीप की साइकिल्स होती है उनको थोड़ा आप डिस्टर्ब कर रहे हैं जी। उससे क्या होगा, बंदा थोड़ा कॉन्शियस होगा और फिर ये खराटे की समस्या खत्म हो जाती है। अच्छा। लेकिन ये टेम्पररी होता है। ये सब वार्निंग साइंस से आपको दिखाना चाहिए, कहीं किसी पल्मोलॉजिस्ट या ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास मिलना चाहिए। एक और जो कॉमन परेशानी है वो ये होती है कि मौसम जैसे ही तब्दील होता है, हमने कई बार देखा है कि हमारी आवाज़ जो है उस पर उसका असर पड़ता है और आवाज़ भारी हो जाती है, कई बार आवाज़ बैठ जाती है। इसकी क्या वजह होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है? मौसम बदलने पे आवाज़ का जो चेंज होना, इसका मोस्ट कॉमन कॉज जो हो सकता है वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। सेकंड, थोड़ी देर पहले हम इस पे बात कर रहे थे, एलर्जी जी, ये कॉज हो सकता है। थर्ड हो सकता है एसिडिटी की समस्या, एसिड रिफ्लक्स, GERD जिसे बोलते हैं, ये एक समस्या हो सकती है। इन सब की वजह से ऐसा होता है। अब मौसम बदलने पर अगर थोड़ा इसे बचने के लिए हम गर्म पानी का इंटेक कर सकते हैं, नॉर्मल ठंडे पानी को अवॉइड करें, ठंडी खट्टी चीजों को अवॉइड करें, थोड़ा गर्म पानी जैसे सुसुम पानी लें, स्टीम का इनहेलेशन बढ़ा सकते हैं, गर्म पानी की भाप लें। थर्ड, एंटी रिफ्लक्स मेडिकेशन होता है जी, और इसमें भी कुछ चीजें कॉमन आएगी, जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं वो करना है, जिसमें तली भुनी चीजें नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें, मशरूबात का इस्तेमाल नहीं करना, जैसा आपने कहा। इसी से जुड़ा एक सवाल और है, आमतौर पे जो टॉन्सिल्स की परेशानी है, अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि हमारे टॉन्सिल्स जो है वो सूज गए हैं, उनमें सूजन आ गई है, बोलने में परेशानी होती है, खाना निगलने में परेशानी होती, और ये रिकरेंसी भी इसकी देखी जाती है कि बार बार ये परेशानी होती। तो क्या इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है या दवाओं से भी इससे हम निजात पा सकते हैं? अगर एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, जिसमें आप बता रहे सूजन हो, बुखार हो, उस कंडीशन में तो पहले तो दवा देना है जी। इन्फेक्शन सबसाइड करने के लिए मेडिकल मैनेजमेंट होता है। सर्जरी पे अगर हम आए तो सर्जरी बेसिकली बच्चों के लिए या उनके लिए जिनको बार बार समस्या हो रही है। अच्छा ना, अगर साल में 7 एपिसोड से ज्यादा हो रहा है, या 2 साल में 5 एपिसोड से ज्यादा हो रहा है, 3 साल में 3 एपिसोड से ज्यादा हो रहे हैं हर साल, स्कूल लॉसेस हो रहे हैं 20 दिन से ज्यादा बच्चे के, तब हम ऑपरेशन की सलाह देते, क्योंकि टॉन्सिल्स भी कहीं ना कहीं डिफेंस सिस्टम का एक पार्ट है। बच्चों में, बहुत ज्यादा छोटे बच्चे में टॉन्सिल्स निकालना भी सही नहीं है। हालांकि कहा तो यूँ जाता था कि वेस्टिजियल ऑर्गन है और उसका कोई खास रोल हमारे शरीर में या जिस्म में नहीं होता है, लेकिन जैसा कि आप कहें कि वो भी एक अहम रोल अदा करते हैं। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, आपका डिफेंस मैकेनिज्म है ये। इनफैक्ट टॉन्सिल्स आपका एक कोई भी फॉरेन बॉडी आती है मुंह के अंदर, इट्स अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, आपका बचा रहा है आपको वहाँ पे। तो अननेसेसरी निकालने का कोई मतलब नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपको बहुत ज्यादा, जैसे मैंने बताया, 7 एपिसोड 1 साल में हो रहे हैं, 5 एपिसोड 2 साल में, या 3 एपिसोड 3 साल में, उस केस में ऑपरेशन की सलाह देंगे। डॉक्टर शशांक सौरभ, बड़ी मुफीद बातें आपने बताई नाक कान गले की आम बीमारियों से मुतालिक, और एलर्जी का ख़ास तौर पे आपने जिक्र किया, हेयरिंग एड की यहाँ बात हुई, किस तरह से हम इन सब परेशानियों से या बीमारियों से बच सकते हैं। बहुत उम्दा बातचीत आपने की इस मौजू के हवाले से, और उम्मीद ये करते हैं कि हमारे तमाम सामीन इससे ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे। और डॉक्टर शशांक सौरभ, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सामीन, अगले प्रोग्राम में एक और मौजू के साथ हम फिर तशरीफ़ लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने मेज़बान नईम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। सामीन, आप सुन रहे थे प्रोग्राम हिफ्ज़ान सेहत। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। हमें आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर।